गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अपने घरों में सेफ, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो आइए हम अपना आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा प्रदर्शित की गई वर्कशीट नंबर 13। विषय हमारा है विज्ञान। विषय के बारे में हम बात करेंगे। तो डेट है हमारी 3 अगस्त 2020। हमारा टॉपिक जो है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले हम बात करें लवणों के पीएच के बारे में, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पीएच को हम एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि अगर हम बड़ी फॉर्म में देख बोलते हैं तो पीएच को बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो लवणों के पीएच यानी कि सॉल्ट्स जो है उनके पीएच हम बात करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रबल अम्ल को अगर प्रबल क्षारक के साथ हम मिलाते हैं तो उदासीन लवण बनता है। उदासीन लवण यानी कि उसका पीएच 7 होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बताया गया है, जिनके मेल से, जिनकी रासायनिक अभिक्रिया से हमें मिलेगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और H2O यानी पानी, और पीएच क्या होगा 7 होगा, यानी कि जो आपका जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा। दूसरा उदाहरण है दोस्तों प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, यानी यहाँ पर आपका अम्ल प्रबल है और जो क्षारक है वो दुर्बल है, तो उससे क्या होगा अम्लीय लवण बनेगा। कारण क्योंकि अम्ल जो है यहाँ पर ज्यादा पावर वाला है, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, ज्यादा ताकत वाला है, वो प्रबल है, तो क्षारक जो है वो दुर्बल है। तो इसीलिए उसका जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा। यहाँ पर पीएच जो है वो 7 से कम होगा। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, NH4Cl बनाएंगे और साथ में क्या होगा, पानी का निर्माण होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा और प्रकृति जो है वो अम्लीय लवण होगी, यानी कि अम्लीय प्रकृति का हमारा लवण होगा। तीसरा उदाहरण है प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल, यानी कि हमारा यहाँ पर क्षारक जो है वो प्रबल होगा और अम्ल जो है वो दुर्बल होगा। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या बनेगा, जो भी लवण बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी स्टूडेंट्स, उसकी प्रकृति होगी क्षार की, यानी कि क्षारीय प्रकृति आप बोल सकते हैं। और उसका पीएच मान जो है वो 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बोलते हमें पता है कि किसी भी पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारक की श्रेणी में आता है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे 2 into NaOH यानी कि 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 को यहाँ पर लिया गया है, तो उससे क्या बने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और H2O यानी कि आपका पानी का निर्माण हुआ है, जिसकी प्रकृति यहाँ पर, जिस लवण की प्रकृति Na2CO3 पे जो बना उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारकीय प्रकृति है और उसका पीएच 7 से ज्यादा है। आगे देखते हैं। वैसे एक प्रकार और भी हो सकता है, यहाँ पर आप चौथा प्रकार डाल सकते हैं जहां पर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार दोनों ही दुर्बल हो जाएंगे, तो वहां पर भी जो लवण बनेगा उस लवण का भी प्रकार, उसकी लवण की प्रकृति जो है वो आपकी उदासीन प्रकृति बनेगी, उदासीन लवण ही बनेगा और उसका भी पीएच यहाँ पर 7 ही होगा। तो 4 प्रकार हो सकते हैं कि यहाँ पर आपको नहीं दिया गया कौन सा, उदासीन लवण का निर्माण करने के लिए हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का भी प्रयोग कर सकते हैं। उदासीन लवण का निर्माण होगा, इसका पीएच मान क्या होगा, इक्वल टू 7 होगा। उसके बाद हम देखते हैं खनिज लवण यानी कि मिनरल सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। खनिज लवण जो है प्राकृतिक रूप से क्रिस्टलीय नमक को सेंधा नमक कहते हैं। देखिए जो हम प्राकृतिक रूप से बना हुआ आपका क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, तो ऐसे नमक को हम सेंधा नमक बोलते हैं। साधारण नमक से प्राप्त रसायन, यानी कि हम साधारण जो हमारा नमक होता है सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, उसको अगर हम तोड़ते हैं तो उससे हम कौन कौन से रसायन प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड NaOH। उसके दूसरा है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOH Cl2, यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है। तीसरा आपका बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा जो है यहाँ पर बनेगा। धवन सोडा यानी कि आपका वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 10H2, यहाँ पे 10 मोलिक्यूल जो है वो पानी के होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो, फॉर्मूला है CaSO4 into 1/2H2O। यहाँ पर 1/2 जो है अगर आप उसको 2 से रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पर आपको छठा पदार्थ मिल सकता है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं, हमारी एक प्रक्रिया यहाँ पर दे रखी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। उसके अंदर एक प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम जब जलीय
विलयन में बनाते हैं या उसको ढालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लवण जल बोलते हैं दोस्तों। में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है यानी कि उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब यह वियोजित होता है, डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि कणों में टूट जाता है और वहां से आपको क्या मिलता है, सोडियम डाई हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, यानी कि इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं फ्रेंड्स। क्लोर क्षार प्रक्रिया के लिए रिएक्शन क्या है आपका, 2 into NaCl यानी कि 2 into सोडियम क्लोराइड प्लस के 2H2 यानी कि 2, यहाँ पर इन्होंने मोलिक्यूल किसके लिए हैं, H2 यानी कि पानी के लिए हैं, तो क्या बनाता है 2NaOH यानी कि सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 जो गैस है दोस्तों वो माइनस चार्ज वाली होती है, माइनस इसकी आवेश होता है, तो ये किस पर जाएगी, ये जाएगी आपकी यहाँ पर जो एनोड है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा रखा है Cl2 गैस यहाँ पर एनोड पर आएगी, ठीक है। तो उसके बाद H2 गैस भी यहाँ पर रिलीज हो रही है, तो H2 गैस कहाँ पर आएगी, वो आएगी H2 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए H2 किस पे जाएगी, H2 जाएगी आपकी कैथोड पर, तो Cl2 एनोड पर और H2 जो है कैथोड पर, और उसके साथ में क्या बनेगा NaOH यानी कि सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड आप बना दोगे। तो ये मैं बता चुका हूँ, एनोड पर Cl2 बनेगा, कैथोड पर H2 गैस जाके जमा हो जाएगी और कैथोड पर जो है NaOH विलयन बनेगा यानी कि सोडियम डाइऑक्साइड विलयन बनेगा। उसके बाद आपको कुछ पदार्थ दिए गए हैं, जैसे H2 गैस हमने यहाँ पर बनाई है तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं किसमें, देखिए रॉकेट में जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन उसको बोलते हैं, तो वहां पर हम उसको ईंधन के रूप में भी यूज कर रहे हैं। और आजकल हमारा जो तो क्रूड ऑयल है वो इतना ज्यादा मात्रा में हम प्रयोग कर रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद हम उसको खत्म कर देंगे, इसीलिए इस तेल, पेट्रोल या डीजल कोई कुछ भी है प्राकृतिक ईंधन के रूप में हम H2 को संभावित भविष्य में प्रयोग करने के लिए एक ईंधन का एक जरिया बना रहे हैं, इसलिए H2 का प्रयोग हम ईंधन के तौर पर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद मार्गरीन जो है यानी कि कृत्रिम मक्खन बनाने में भी हम H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद Cl2 का प्रयोग जल की स्वच्छता यानी कि जल को स्वच्छ बनाने के लिए, पीवीसी जो आपके घर में पाइप्स होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप होते हैं उनका प्रयोग करने में, उनको बनाने में Cl2 का प्रयोग होता है। उसके बाद CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जो हमारे एसीज में जो एसी होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, उसमें CFC को हम कूलेंट के तौर पर यूज करते हैं या शीतलक के तौर पर हम यूज करते हैं, फ्रिज में भी वही होता है। उसके बाद HCl का प्रयोग हम करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक आपका जो एसिड है उसका प्रयोग हम करते हैं इस्पात की सफाई यानी कि जंग हटाने में। उसके बाद औषधियों में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद NaOH यानी कि सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग हम धातुओं से ग्रीस जो हटाते हैं उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। और साबुन तथा अपमर्जक यानी कि आपका जो साबुन है, डिटर्जेंट जो है अपमर्जक उसको आप बोलते हैं, और साबुन आपका जो साबुन होता है जैसे रिन है या और कोई भी साबुन, उसके अंदर भी हम NaOH का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कागज को बनाने के लिए भी NaOH यानी सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है Cl2 प्लस NaOH, Cl2 यानी क्लोरीन, जो क्लोरीन गैस है उसको साथ में NaOH सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड को अगर हम साथ में मिला लेते हैं तो हमारा विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, घरेलू विरंजन और वस्त्र विरंजन के लिए यानी कि आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि कलरिंग के लिए हम उसको प्रयोग कर सकते हैं कपड़ों के लिए। उसके बाद हमारे कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, देखते हैं, आइए अभ्यास करें, आओ अभ्यास करें। प्रश्न है, पहला प्रश्न है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया हम ऊपर बता चुके हैं कि जब भी आप सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि लवण जल में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित हो जाता है, सोडियम क्लोराइड जो वियोजित हो जाएगा और क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O जो है उसके क्या बनेगा, NaOH यानी कि सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड बनेगा, और कैथोड पर Cl2 गैस आ जाएगी, H2 जो है वो एनोड पर आ जाएगी और कैथोड पर ही NaOH बनेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है दोस्तों उसको हमने क्या बोला है, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोला है, ठीक है। इसे ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप जो है वो क्लोरीन का और क्षार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर Cl2 और NaCl, देखिए यहाँ पर NaCl, Cl2 यहाँ से निकलती है और H2 भी निकलता है, तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड आपने यानी कि यहाँ पर एक क्षार का यानी आपको जो है NaOH वो मिलता है, और किससे मिलता है, NaCl यानी कि क्लोरीन के युक्त पदार्थ से आपको क्षार मिल रहा है, तो इसलिए आप इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया नाम दे रहे हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, लवण जल क्या है भाई। लवण जल जो है, लवण जल है आप NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को जब जलीय विलयन में डालते हैं तो वो लवण जल कहलाता है, यहाँ पर देखिए लिखा गया। अगला प्रश्न है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उस गैस के कोई दो उपयोग लिखिए। तो हम देख लेते हैं, देखिए एनोड पर Cl2 गैस
जो है वो मुक्त होती है, रिलीज होती है। और Cl2 गैस का प्रयोग होता है जल की स्वच्छता को बनाने में या जल को स्वच्छ बनाने में। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है जिनसे हमारे पाइप्स बनते हैं व्हाइट कलर के, तो उनको बनाने में, और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उनको बनाने में हम उसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। बनाने में। और चौथा क्वेश्चन है साबुन और कागज बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताएं, इसका सूत्र भी लिखे। देखिए साबुन और कागज बनाने में हम यूज करते हैं NaOH यानी कि सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड। तो नाम आप लिखोगे सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड, और जो आपको सूत्र लिखना होगा उसमें आप लिख सकते हैं NaOH। आज का हमारा अंतिम प्रश्न H2 गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो उपयोग लिखे। देखिए H2 गैस को हम पहले ही बता चुके हैं। ये H2 गैस जो है, H2 गैस आपकी ईंधन के तौर पर और साथ के साथ कृत्रिम मक्खन बनाने में प्रयोग कर सकते हैं हम। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका प्रयोग हम दवाइयां बनाने में यानी कि औषधियां बनाने में और इस्पात की सफाई करने में प्रयोग हम उसका कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आकर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको हमारी वर्कशीट कैसी लगी और हमारी क्लास जो है आपको पसंद आई, या जो भी आपका विचार हमारी कक्षा के बारे में है उसके बारे में आप अपना विचार जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए दोस्तों। और साथ के साथ अपने वैल्यूएबल जो मत हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है दोस्तों, तो उसके बारे में भी आप हमारे साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देता हुआ बोलना चाहूंगा कि अपने घर वालों का सम्मान कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, उनकी बातों को मानिए। ऐसी स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हुई है जिसके लिए हमें सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा होगा तभी हमारा देश संभलेगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्वर है कि वो भी खुद बोल रहे हैं कि हमें अपना आत्म जो है वो जगाना पड़ेगा, हमारा सेल्फ जो है उसको हमें जागृत करना पड़ेगा। तो इसी संदेश के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।